सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन तो इस चैनल से ज़रूर से जुड़ें। और आज काफ़ी ज़्यादा और बड़े टॉपिक्स हैं जो मैं आपके लिए निकाल कर लेकर आया हूँ। तो एक तो देखो, सबसे पहले जो राम टेम्पल जो है हमारा, तो उसमें लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी चीज़ें हैं, डिटेल्ड डिस्कशन कुछ है। तो बात बहुत सारी चीज़ें तो आप लोगों ने न्यूज़पेपर पर रीड कर ही लिया होगा, तो मेरा कोई उसमें नहीं है कि मैं आपको उस पर एक्सप्लेन करूँ। बट हाँ, इसके कुछ जो हमारे लिए एक स्पिरिचुअल लेवल पे, इथिकल लेवल पे जो एक रेलिवेंस है और क्या मैसेज है, तो मैंने रिक्वेस्ट की है एक प्रोफेसर है उनसे, और वो आपको लाइक एक आज या कल में लेक्चर मिल जाएगा। तो उसको आप एक बार गो थ्रू होंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें इथिकल एस्पेक्ट में आप लोग उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं और लिख सकते हैं। तो वो हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आप जो है ये सब जानते हैं कि ऐसे जो विषय होते हैं इसमें आपको बहुत ही धर्म ग्रंथ और बहुत सारी चीज़ों का अच्छा ज्ञान हो सकता है, तभी आप उस पर बोलने लायक होते हैं। तो अभी मैं समझता हूँ कि मुझे इस जो एरिया है उसमें इतना ज्ञान नहीं है कि मैं आपको उसमें कुछ ज़्यादा कुछ बता सकूँ। तो मैंने रिक्वेस्ट की है जो इस एरिया से जुड़े हुए हैं वो आपके लिए एक लेक्चर प्रिपेयर करेंगे। ऑलरेडी लेक्चर रिकॉर्ड हो चुका है, उसको थोड़ा एडिट करके और फिर मैं आपको उसको प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसके अलावा जो मेरे लेवल के टॉपिक्स हैं जो इसमें हम लोग एक्सपर्ट हैं तो वो डिस्कस कर लेते हैं। कैनबिस एंड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट FCRA, सो वाई सो मेनी साइक्लोन इन यूके, पोलर वॉर्टेक्स एंड कोल्ड US क्लाइमेट, टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन स्टेट्स, एनर्जी ट्रांजिशन एंड कोल। इसके अलावा एक टॉपिक वन नेशन वन इलेक्शन पे है, इसमें मैंने लगभग 8 से 10 आर्टिकल्स ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। तो वो पूरा अगर आप अपने पुराने नोट्स देखेंगे तो पुराने नोट्स में ऑलरेडी कवर्ड है। तो क्योंकि पहले से ही कवर्ड है तो उसको दोबारा से कवर करने का कोई इतना तुक नहीं है। तो यहाँ पे देखो, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये दो टॉपिक्स होंगे, और आज का मेंस का क्वेश्चन मैंने इन्हीं को ध्यान में रखते हुए बनाया है, क्योंकि देखो यूके के अंदर एक बड़ा साइक्लोन आ रहा है इसलिए ये टॉपिक बनाया है, और यूएस के अंदर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है वो हमने डिस्कस किया है। और वेस्टर्न मतलब अभी जो नदर्न पार्ट है इंडिया का, उसमें जैसे जो बर्फ़ पड़ने का समय होता है वो क्यों नहीं है, तो आज मैंने 5 AM सीरीज़ में उस चीज़ को डिस्कस किया है। तो ये सब ज्योग्राफी के देखो टॉपिक्स ऐसे ही निकल कर आते हैं और कहीं नहीं। अगर किसी टीचर से आपने पढ़ा हुआ है बढ़िया तरीके से, स्टैटिक अच्छे से कर लिया है, NCERT और ये सब अच्छे से कर लिया है, तो बस आपको और कुछ नहीं करना, इन टॉपिक्स को थोड़ा ट्रैक करो, फॉलो करो। जैसे मैं बहुत अच्छे तरीके से इनको कवर करता हूँ, तो अगर आप इसको अच्छे से कवर कर लोगे, और एक मैगजीन भी एक मैं निकालता हूँ, GS रिपोर्टर, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट साइंस करंट अफेयर्स की फ्री मैगजीन है, सौरभ पांडे UPSC.com में। आपको पुरानी मैगजीन भी चाहिए तो भी आप ले सकते हैं। तो उसको अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो ये सब चीज़ें, डायनेमिक चीज़ें जो कवर हो जाएंगी ज्योग्राफी एनवायरनमेंट साइंस की। फिर आपका देखो मेंस का क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन देख लो, व्हाट रोल जेट स्ट्रीम अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, क्या होता है क्लाइमेट चेंज में, क्या रोल होता है। बढ़िया बढ़िया तरीके से सोच के आप लिख सकते हो। और अभी जो हम कंटेंट डिस्कस करेंगे उसके बेसिस पे आप बिल्कुल लिख सकते हो। कोई क्वेरी है तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज जो है वो कर सकते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो मैंने आपको प्रॉमिस भी किया था, क्योंकि मेंटरशिप प्रोग्राम अब आपको ज्वाइन नहीं करना, जिनको ज्वाइन करना था वो कर लिया है, इसलिए मैं अभी आपको नहीं कहूँगा कि आप मेंटरशिप प्रोग्राम कोई भी ज्वाइन करें। जिनको ज्वाइन करना था, जो फॉर्मुलेशन मेरा था वो पूरे तरीके से हम लोग इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर चुके हैं। अब मेरी दूसरी जिम्मेदारी आ जाती है वो आपको करंट अफेयर्स कराने की। मैंने कुछ चीज़ें आपको लिस्ट दे रखी हैं कि किन चीज़ों को मैं ऐप के माध्यम से कवर करूँगा और किन चीज़ों को मैं जो है आपको हम लोग डिस्कस करेंगे, मतलब यूट्यूब में फ्रीली। जैसे स्टैटिक पार्ट सारा मैं आपके लिए फ्री में यूट्यूब में कवर करूंगा, जिसमें स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत जैसी किताबें होंगी, जो GC लियोंग जैसी किताबें होंगी जो आपको अवेलेबल हो जाएंगी। अब ये 2 साल का करंट अफेयर्स है, अल्टीमेट है, इसमें सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो भी साथ में आप लोगों के कवर होंगे। तो ये आपका कोर्स लगभग 10 फरवरी से शुरू होगा, लेकिन अभी टॉप 50 जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि देखो इसमें मैं आपको 1000+ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए भी दूंगा साथ में ही, तो वो प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चंस मिलेंगे, प्लस रिवीजन PDF भी मिलेगा और डिटेल्ड डिस्कशन होगा, जैसे प्रॉपर क्लासेस होती हैं वैसा कोर्स है ये। तो ये रिपब्लिक डे सेल है अभी, तो 30% इसमें भी ऑफ है टॉप 50 स्टूडेंट्स के लिए, फिर ये ऑफ रिड्यूस हो जाएगा। तो ये आपको लगभग 1800 या 1900 में पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी जो ये कोर्स है एक एक करके, जिसमें जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मैंने ऑप्शनल कंप्लीट करा, फिर हम लोगों ने मेंटरशिप प्रोग्राम को किया, फिर उसके बाद हम लोग टेस्ट सीरीज़ तो चल ही रही है, एक 10 टेस्ट का एक पैकेज लेकर आऊँगा जो कि अप्रैल के महीने में रहेगा। उन 10 टेस्ट को आपको स्टैटिक करंट अफेयर्स दोनों रहेंगे, तो आप अपने उसको डाउनलोड करके अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वो जब लाऊंगा तो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, इसको तो मिस नहीं करना, क्योंकि इस एरिया में अब जो सबसे बड़ी मेरी जो एक्सपर्टीज़ है वो आप कह सकते हो इसी एरिया के अंदर है। तो इसको अगर आप 24 की तैयारी कर रहे हैं तभी ज्वाइन करना है, 25 की तैयारी कर रहे हैं, 26 की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ अभी ज्वाइन नहीं करना है, ये ध्यान में रखना। आप 5 AM सीरीज़ और जो है
आपका करंट अफेयर्स है उसमें। तो ये टॉप 50 स्टूडेंट्स के लिए अभी ये है, 50 जैसे ही हो जाएंगे तो उसके बाद ये ऑफर आपका ये ऑफ रिड्यूस हो जाएगा। आपको सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड करना और वहाँ पे आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं। जम्मू CSIR लैब फाइंड्स कैनाबिस कंपाउंड दैट हैज़ एंटीबायोटिक इफेक्ट। तो यहाँ पे हमारे लिए एक टॉपिक आ जाता है दैट इज़ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ये एक टॉपिक फ्रेम होता है। तो इसमें एक चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है कि जैसे व्हेन यू टॉक अबाउट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की जब हम बात करते हैं, जिसे शॉर्ट में कई बार हम AMR भी वी यूज़ दिस टर्म कॉल्ड एज AMR। तो इसमें क्या होता है, ये क्या है कि जब जो कोई बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया के अंदर आपका रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है किसके खिलाफ, एंटीबायोटिक्स के खिलाफ, एंटी जो बायोटिक्स है उनके खिलाफ। तो ये दवा जैसे इस्तेमाल की जाती है बैक्टीरिया को मारने के लिए, तो इनका असर कुछ भी नहीं पड़ता है आपका कुछ भी असर इन बैक्टीरिया पे नहीं होता है। तो क्योंकि ऐसे बैक्टीरिया जिन पे दवा का असर नहीं होता है, अगर इन्हीं से बीमारी तेज़ी से स्प्रेड हो रही है, तो ये जो बैक्टीरिया जिसे हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बैक्टीरिया बोलते हैं तो फिर उसको ट्रीट करना ऑलमोस्ट बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर आपको नई दवाइयाँ डेवलप करना पड़ता है। जैसे बहुत सालों तक रिसर्च डेवलपमेंट करके नई जो मेडिसिन है ये डेवलप आपकी की जाती है, लेकिन क्योंकि दवा का बहुत अधिक मिसयूज़ और ओवर यूज़ की अगर हम बात करें एंटीबायोटिक्स खास तौर से, इस वजह से धीरे धीरे इन बैक्टीरिया के अंदर आपका जो रेजिस्टेंस है वो डेवलप हो जाता है और फिर दवा का इन पर कोई असर नहीं होता है। तो अगर यही बैक्टीरिया लगातार आपको बीमार करेंगे तो दवा खाने के बावजूद भी हम ठीक नहीं होंगे। तो ये बहुत मैटर ऑफ कंसर्न बन जाता है, क्योंकि फिर आपको बार बार दोबारा से रिसर्च करके और नई दवाइयाँ जो है बनानी पड़ेगी। तो फिलहाल के लिए अभी कैनाबिस जो है, कैनाबिस एक वो होता है जिसमें क्या बोलता हूँ उसको गांजा टाइप जो होता है, तो उसमें एक रिसर्च की गई है CSIR के द्वारा। तो उसमें इन्होंने कहा है कि जो भी रिसर्च के पॉइंट्स हैं उसके बेसिस पे हम लोग जो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है उससे हम लड़ सकते हैं। तो इसमें कहा गया कि एक कंपाउंड जिसका नाम है फाइटो कैनाबिनॉइड्स करके है, जो कि एक कंपाउंड है कैनाबिस प्लांट के अंदर है जिसमें एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट है। और ये जो एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ हैं इनके खिलाफ रेजिस्टेंस जो है वो इन बैक्टीरिया और इन सब में देखने को नहीं आपको मिलता है। तो विश्व में अगर देखा जाए तो बहुत सारे लेवल पे कि ये माइक्रोबियल रेजिस्टेंस तेज़ी से आपका बढ़ रहा है। बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, बहुत सारे ये जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनके अंदर रेजिस्टेंस जो है लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है। और फिर कहीं ना कहीं ये इस तरीके से बदलाव अपने अंदर कर रहे हैं, चेंजेस अपने अंदर कर रहे हैं कि इन पर दवा का कोई असर नहीं हो जाता। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट अगर आप देखोगे तो मेंशन्ड है, एंड दिस वी कॉल इट एज बायोफिल्म। अगर आप ने शायद 2022 की 23 के प्रीलिम्स में देखोगे तो ये शायद 22 के ही है, एक कंसेप्ट है बायोफिल्म से रिलेटेड प्रश्न पूछा था अगर आपको याद हो, और हमने डिस्कशन भी किया था बायोफिल्म के ऊपर। तो ये जो बायोफिल्म है ये क्या है कि एक थिन, जैसे कोई सरफेस है उस सरफेस में एक थिन शीट जो है वो क्रिएट हो जाती है बैक्टीरियाज की। तो ये जो थिन शीट ऑफ बैक्टीरियल कॉलोनीज की जो क्रिएट हो जाती है, इन पर कोई भी जो एंटीबायोटिक्स इनका कोई असर नहीं पड़ता है। एंड द सेलुलर मैकेनिज्म कॉल्ड द efflux pump that flush drugs out from cells. So thin sheets of bacterial colonies that are more resistant to antibiotics than when separated, and cellular mechanism called efflux pumps that flush drugs out of from cells. तो जैसे मान लो कोई सेल है, अब उस सेल में बैक्टीरिया जो है उसने इन्फेक्ट कर दिया, मान लो ह्यूमन सेल है उसमें बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट कर दिया। अब उसमें एक बायोफिल्म भी मान लो क्रिएट हो जाती है। अब इस बायोफिल्म की वजह से ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं, इन पे दवा का कोई असर पड़ता नहीं है। तो इससे क्या है कि मान लो हमारा सेल अगर अफेक्ट भी होता है, इन्फेक्ट भी होता है, और ये बैक्टीरिया जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हैं जिन्होंने बायोफिल्म क्रिएट कर रखी है, अगर वो हमारे शरीर के अंदर प्रेजेंट भी हैं तो जो भी दवा हम इस्तेमाल भी करेंगे उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। दैट मेडिसिन विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द सेल्स। तो इस वजह से क्या है कि उसका जो असर होगा दवा का वो आप कह सकते हैं उतना अधिक नहीं होगा, और फिर जो बीमारियां हैं वो तेज़ी से इंक्रीज़ हो सकती हैं। अब इसमें कुछ डेटा आप देख सकते हो, इंडिया में लगभग 2.97 लाख डेथ 2019 के अंदर हुई थी, दैट इज़ लिंक्ड विद एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। एंड 10.42 लाख की अगर बात करें लाइक अदर्स दैट कुड बी एसोसिएटेड, मतलब इनडायरेक्ट तरीके से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से आपके ये रिलेटेड है। और जो ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप भी हो रहा है इसके पीछे वही ओवर यूज़ और मिस यूज़ एंटीबायोटिक्स का वो बहुत बड़ा फैक्टर आपका
बन जाता है। तो इसमें लगातार देखो रिसर्च भी चल रही है, क्योंकि कंटिन्यूस बेसिस में अगर ये रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो हेल्थ चैलेंजेस भी कई प्रकार के हो जाएंगे। बड़े बड़े जो ये लैब्स हैं ये रिसर्च भी कंटिन्यूस बेसिस में कर रही हैं। तो जैसे ये अब एक लैब है CSIR की, उसमें ये रिसर्च की गई है और उसने एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज टेट्राहाइड्रो कैनाबिडियो करके है, इसको टेस्ट आपका किया है अगेंस्ट दिस बैक्टीरिया जिसका नाम है स्टाफिलोकोकस ऑरियस करके बैक्टीरिया है। एंड दिस इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, लाइक ये जो बैक्टीरिया इसने बहुत तेज़ी से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप करके और वर्ल्ड वाइड में बहुत ज़्यादा नेगेटिव जो हेल्थ इम्पैक्ट है वो क्रिएट किया है। तो ये जो एक मॉलिक्यूल है, आप कह सकते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी को स्टडी किया गया है। द प्रॉपर्टी ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल हैज़ बीन स्टडीड, कि इसका जो असर है इस बैक्टीरिया पर क्या आपका पड़ता है। अब हमें अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस तो लेकर आना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो एंटीबायोटिक्स आप बेसिकली जो है कहाँ से, किसी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिराइव करोगे, किसी बैक्टीरिया से आपने डिराइव किया और उसको दूसरे जो बैक्टीरियाज उनके खिलाफ इस्तेमाल हम करते हैं। जैसे ये ऑरिसिस की अगर हम बात करें तो इसमें एक स्ट्रेन होता है जिसे हम MRSA बोलते हैं, लाइक मैथिसिलिन रेजिस्टेंस एस ऑरियस एस, जो स्ट्रेप्टोकोकस करके जो ये बैक्टीरिया है जिसका नाम स्टाइफ्लोकोकस करके है, तो ये रेजिस्टेंट डेवलप कर लेता है फॉर एंटीबायोटिक कॉल्ड एज मेथिसिलिन। तो ये टर्म आप याद रखो, MRSA क्या है, इसी बैक्टीरिया का रेजिस्टेंट फॉर्म है। मतलब धीरे धीरे यही जो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, ये धीरे धीरे एक प्रकार से रेजिस्टेंस जो है डेवलप कर लेता है। और डेवलपमेंट किसके खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है, इस एंटीबायोटिक के, जिसे हम मेथिसिलिन शब्द जिसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे कहा गया कि ये जो THCBD करके है जो हमने कैनबिस से डिराइव किया है, ये जो है ये हमें हेल्प कर सकता है। इट कैन हेल्प अस, इट कैन वी कैन से फैसिलिटेट अस। तो ये जो THCBD है जिसे हम टेट्राहाइड्रोसानाबिडॉयल कहते हैं, तो ये बेसिकली THCBD जो कि कैनबिस से हम निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, दैट इट विल हेल्प कि इस जो MRSA है जो कि मेथिसिलिन एंटीबायोटिक खिलाफ जो स्टाफिलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया जो रेजिस्टेंट डेवलप कर लेता है, तो उसके खिलाफ ये मॉलिक्यूल का इस्तेमाल आपका किया जा सकता है। और बेसिकली ये किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कैनबिस प्लांट से इसको जो है वो आपका डिराइव किया जाता है। तो लाइक कैनाबिडियोल फ्रॉम अ कैनबिस प्लांट एंड इट इज़ मेड टू रिएक्ट विथ हाइड्रोजन यूजिंग पैलेडियम एज अ कैटलिस्ट। अब देखो ये सब चीज़ें क्या है, अब ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से पढ़ा रहा हूँ, ये सब पेपर के अंदर है। और अगर आप क्वेश्चंस के लेवल को देखोगे ना, तो आजकल इन सब में थोड़ा फोकस हो रहा है। अब इसमें थोड़ा प्रिपेयर करना, रीड करना, स्लाइड बनाना समय लग जाता है, फिर 5am सीरीज़ को भी रिकॉर्ड करना होता है। तो बस अभी ये थोड़े पॉइंट्स याद रख लेना है कि जैसे फिलहाल के लिए मॉलिक्यूल न्यूज़ में था उसका क्या रोल था, या फिर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के कंटेक्स्ट में अगर कोई प्रश्न आपसे फ्रेम होता है तो वहाँ पे भी आपको ये जो है मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वाई हैज़ FCRA, इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ पे वाई हैज़ FCRA रजिस्ट्रेशन फॉर सेवरल NGO कैंसल्ड। अब इन्होंने स्पेसिफिक कई NGOs का एग्जांपल दे रखा, तो हम उस पर तो नहीं जाएंगे। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, अच्छा टॉपिक है, दैट इज़ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA। इसे आप GS पेपर 3 में भी इंक्लूड कर सकते हैं, इसे आप GS पेपर 2 के अंदर भी इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे उसमें NGOs एंड ऑल सारा मेंशन्ड है। तो इसमें कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स आप थोड़ा सा मैं ब्रीफ में आपको बता देता हूँ, जिससे फिर हम लोग बाकी का डिस्कशन कर लेंगे। तो आप ये याद रखना कि 1976 में पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, जो FCRA है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसमें क्या था कि जो फंडिंग है, लाइक इमरजेंसी के दौरान जो भी फॉरेन इन्फ्लुएंस है, सोशल, सामाजिक या फिर पॉलिटिकल लेवल पे, इमरजेंसी के दौरान जो भी सामाजिक लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, इकोनॉमिक या रिलीजियस लेवल पे, इकोनॉमिक या फिर जो रिलीजियस लेवल है वहाँ पे जो भी इन्फ्लुएंस है उसको देखने के लिए। तो ये है। तो जो नॉन प्रॉफिट्स वे आर अलाउड टू फ्रीली रिसीव फॉरेन डोनेशंस व्हाइल रिपोर्टिंग द अमाउंट स्पेंड एंड रिसीव्ड एवरी ईयर। तो जो भी पैसा, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो NGOs हैं, जो भी पैसा उनको मिलता था उसको रिपोर्ट करना रहता था हर साल के लिए, ये एक आपका किया गया था। फिर 1984 के अंदर भी जो आपका मतलब ये कहा गया कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें प्रॉपर रजिस्टर करना पड़ेगा, दे हैव टू रजिस्टर
बिफोर रिसीविंग फॉरेन डोनेशन, और दे कैन नॉट पास द फंड टू अनदर नॉन रजिस्टर्ड एनजीओ। मतलब ऐसा नहीं कि आप खुद रजिस्टर्ड हैं और आप पैसा आपको मिल गया और आप दूसरे जो अनरजिस्टर्ड एनजीओ को पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हैं। फिर 2010 के अंदर भी जो 1976 का एक्ट है उसको रिपील करके और इसमें थोड़ा और डिफ़िकल्ट जो फॉरेन रेगुलेशन एक्ट लेकर आया गया, और इसमें कुछ और भी थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस लेकर आई गई। जैसे FCRA जो रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी है परमानेंट अर्लियर रिड्यूस टू 5 ईयर्स एंड सब्जेक्ट टू रिन्यूअल, मतलब 5 साल तक के लिए फिर आपको दोबारा से रिन्यू करना पड़ेगा। 50% जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये चीज़ें आपकी 2010 के अंदर की गई हैं, तो इसमें किया जाए। तो अभी 2020 का बिल आया था उस पर अभी हम डिस्कशन करेंगे, उससे भी कुछ चेंजेस आपके किए गए हैं। फिलहाल के लिए जो मेन जो पर्पस है मैंने स्लाइड इसमें इंक्लूड कर दिया है। प्राइमरी पर्पस इस FCRA का था कि जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन आ रहा है आपके देश के अंदर उसको रेगुलेट कर लेना, क्योंकि देखो बाहर से पैसा आएगा तो वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम कराएंगे। आप देखोगे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि मतलब सपोज करो इसी एरिया में काम करते हैं, तो उनको जैसे मान लो फंडिंग बाहर से आ रही है, अब उनको ये कहा गया कि आपको ऐसे नेगेटिव परसेप्शन क्रिएट करना है या फिर कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहेंगे, कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को रोकना है, कुछ भी ऐसी स्थिति आ सकती है। तो जो भी फॉरेन फंडिंग हो रही है वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट सेंस में हो, ट्रांसपेरेंट वे में हो, एनजीओज और सारे उनको रजिस्टर करना है। जो पैसा है आ रहा है तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में सारा पैसा ना कर दें और कह दें हमारा खर्चा हो गया, और किसी और पर्पस के लिए जो है वो यूज़ करें। तो ये सब चीज़ें हैं किन जगहों पे है, जहाँ पे जैसे लाइक प्रोहिबिट एक्सेप्टेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन और फॉरेन हॉस्पिटैलिटी फ्रॉम एनी एक्टिविटी डेट्रीमेंटल टू द नेशनल इंटरेस्ट। ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है जो कि देश के हित के लिए सही ना हो। ये भी एक इसमें है कि नेशनल इंटरेस्ट के आपका है, और प्लस जो रेगुलेट करना, जो भी एक्टिविटी रेगुलेट करना। 2020 के अंदर कुछ चेंजेस आपके जो बिल आया था उसमें किया गया था, इंपॉर्टेंट है। पहला, जो पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़ हैं वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते हैं। फंड का जो ट्रांसफ़र है FCRA के तहत अगर देखा जाए, रिसीव्ड अंडर FCRA टू अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन प्रोहिबिटेड है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी ले ले, तो जो भी रजिस्टर्ड है सर्टेन अमाउंट वो ले सकता है, बट उसमें भी सर्टेन कंडीशंस हैं। और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, पहले मान लो 100 रुपये आ रहे हैं तो 50 रुपये आप कह सकते थे कि सैलरी देने में और ये सब कामों में खर्च हो गए, तो उसमें 50 रुपये से 50% से 20% कर दिया। आधार नंबर मैंडेटरी है, जो भी ऑफिस बियरर है उन डायरेक्टर्स हैं उनका। फिर FCRA रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड किया जा सकता है ऑफ एनजीओज फॉर मोर देन 180 डेज वेस्टेड ऑन गवर्नमेंट। रिन्यूएबल करना है आफ्टर 5 ईयर्स। अगर मान लो कोई अपना रिन्यू करना है वो नहीं कर रहा है तो उसमें है। फिर उसके बाद SBI में एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, वहीं से जो फॉरेन से पैसा आ रहा है उसी अकाउंट पे आपका हो सकता है। फिर है ना, तो वॉलंटरी सरेंडर करना FCRA सर्टिफिकेट का, तो ये भी अपना जो FCRA का सर्टिफिकेट है उसको वॉलंटरी सरेंडर कर देना कि ठीक है अब हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। तो ये कुछ फैक्ट्स आपको याद रखना है। ये 2020 के बिल जो आया था उसमें उनको ये चेंजेस आपके इंट्रोड्यूस किए गए थे। सो यही सारी पॉइंट्स आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। एंड ये पूरा मॉनिटरिंग का काम क्या है, यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा आपका किया जाता है। मतलब अगर आपसे पूछे कि ऐसी कौन सी मिनिस्ट्री है जो कि इन्वॉल्व रहती है FCRA के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, तो वो आपकी जिम्मेदारी यूनियन मिनिस्ट्री की रहती है। उसमें जैसे बहुत सारे जैसे NGOs हैं प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, सारी चीज़ें फाइलिंग कर रहे हैं, सारे जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो हैं कि नहीं है। तो कोविड आ गया था तो उसमें टाइमली नहीं किया गया था, फिर कुछ एक्सटेंशन दिया गया था, फिर भी नहीं किया गया था, तो फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे NGOs हैं जिनका कैंसिल हो गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए ओवरऑल। तो यही सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई। तो PDF आपको सौरभ पांडे UPSC टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट के अंदर मिल जाएगा। और अगेन आई एम स्टेटिंग, जो 24 की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने करंट अफेयर्स का कोर्स जो प्रॉपर डिटेल्ड कोर्स है जिसमें मैं आपको पूरा सारे टॉपिक्स अलग अलग जितने भी 2 साल के हैं वो पूरे कवर करूँगा, सब्जेक्ट वाइज हम लोग कवर करेंगे इसको, तो वो आपको मिस नहीं करना। वो कोर्स लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी, मैंने स्टार्टिंग में डिटेल शेयर कर दी है। तो 24 की जो तैयारी कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं को ज्वाइन करना है। 25 की कर रहे हैं, 26 की कर रहे हैं, प्लीज़ ज्वाइन ना करना है, ठीक है, ये मैंने पहले कह दिया है। तो मतलब आपको सब में नहीं अभी लगना है। तो उसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं रखा है, आप लोग अपना उसको ज्वाइन कर सकते हो। अपना क्लासेस जो हैं अराउंड 10 Feb से स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो मैंने टारगेट्स आप लोग को दे रखे हैं
वो स्टैटिक को अच्छे से कवर कर लूँ, बाकी करंट अफेयर्स की मेरी जिम्मेदारी। इसके अलावा भी मैं आपके लिए एग्रीकल्चर, इंटरनेशनल रिलेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स दोनों ही रहेंगे, सारी चीज़ें ये सब कवर होंगे। फ्रीली मैं आपको यहाँ पे लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, ये सारी जो कि जीसी लियोंग, ये सब किताबें मैं आपको प्रीलिम्स से पहले कवर करा दूंगा। मैपिंग जो है वो भी फ्रीली आपको यूट्यूब में अवेलेबल हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बोली वो मेरे द्वारा कवर हो जाएंगे। आपको बस अपनी स्टैटिक को पढ़ते रहना है और अपना स्ट्रॉन्ग करना है, ये चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक है। आप पूरे तरीके से आपको प्रीलिम्स मोड में आ जाना चाहिए। दूसरी चीज़, हिंदू का सेशन उसको मिस मत करना। देखो बहुत सारे जो कंसेप्ट है उसका डिस्कशन चलता रहता है, तो पीडीएफ में आपसे शेयर करता हूँ, एटलीस्ट आप वीडियो को देखो, फास्ट फॉरवर्ड करके देखना है, स्पीड बढ़ा के देखना, वो आपके ऊपर है। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि अभी तो आपको प्रॉपर नोट्स बनाना चाहिए, 1-1.5 घंटा आप दे सकते हैं। अदरवाइज मैं पीडीएफ आपसे प्रॉपर शेयर करता ही हूँ, तो उसको आप लोग अपना डाउनलोड करके सेव कर सकते हो। बट ये पीडीएफ अभी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, हज़ारों पेज हो जाएंगे मई तक, तो वो बहुत मुश्किल होगा आपको रिवाइज कर पाना। इट्स बेटर कि आप अपना नोट्स बनाएं। चलो यहाँ पे देखो, मैंने टॉपिक जो आपके लिए पिक किया है, ये एक ईशा करके है जो कि साइक्लोन है वो हिट करेगा। अब ये टॉपिक मैंने आपके लिए फ्रेम किया है। तो अभी ये तो एक न्यूज़ है, चलो यूके के अंदर एक बड़ा जो साइक्लोन आने वाला है उसका नाम ईशा है। तो अब हमें ये जानना है कि मतलब जो कि साइक्लोन क्यों आते हैं यहाँ पे, ये थोड़ा से चीज़ें हमें जाननी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए। तो क्योंकि ये बड़ा साइक्लोन है, काफ़ी तेज़ स्पीड से ये हिट कर रहा है, तो इसलिए हमें जानना है। तो यहाँ पे अभी लगभग ये कहा गया कि इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा हो सकती है, लाइक 159 किलोमीटर पर आवर तक जो है ये जा सकती है, और काफ़ी तेज़ी से बारिश भी आ सकती है। तो ये पूरा का पूरा अटलांटिक ओशन रीजन है, और ये पूरा यूके, ये पूरा ये रीजन पूरा इसका हिट करेगा। ये पूरा का पूरा रीजन जो है आपका हिट करेगा। अब थोड़ा सा जो हमारे काम का है, तो चलो ये इन्फॉर्मेशन है, बट यूपीएससी के लेवल पे चीज़ें देखते हैं। यूपीएससी कंटेक्स्ट में यूपीएससी लेवल पे जो चीज़ें हैं उसको देखते हैं। वाई आर स्टॉर्म्स नेम्ड, क्यों नाम रखे जाते हैं? सिंपल सी बात है, जैसे अगर आपका बोलूँ अरे ह्यूमन इधर आ, अरे मानव इधर आ, तो ऐसे तो सबको अगर हम मानव ही बोलेंगे तो आपको कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे? अच्छा लड़का तुम इधर आओ, अरे लड़की तुम इधर आओ, मतलब सबको ऐसे कहेंगे तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ना। जैसे मैंने बोला अरे जो है कोई भी नाम आप जो भी पसंद हो, किसी का एक स्पेसिफिक नाम लिया तो आपको पता है आप इस इंडिविजुअल की बात कर रहे हो। ऐसी साइक्लोन्स तो बहुत आते हैं, 100 साइक्लोन आ जाएंगे, बट कुछ साइक्लोन्स ऐसे आते हैं जो डैमेज कॉज कर सकते हैं। बट जब आप उसको एक नाम दे देते हो तो उससे क्या डैमेज कॉज किया, उसका जोग्राफिकल फेनोमेना एसोसिएटेड क्या था, उससे बचने के लिए क्या कदम उठाएगा, तो एक डेटा क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए साइक्लोन की नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये नेमिंग बेसिकली डिपेंड किस पे करता है कि वो कितना डिसरप्शन और इस सब पे कितना कॉज आपका कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे मान लो कि कई 3 स्टॉर्म नेमिंग ग्रुप्स हैं यूरोप के अंदर, एंड ईच सितंबर नए अल्फ़ाबेटिकल, हर सितंबर को नए अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट आती है, और उस बेसिस में जैसे नाम जो है सबमिट किया जाता है। जैसे जो भी साइक्लोन आता है तो वो साइक्लोन को इसी अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट में जो प्रिपेयर आपकी की जाती है, हर सितंबर में जारी की जाती है, उन्हीं लिस्ट में से ही एक नाम पिक करके नाम रखा जाता है। तो वेस्टर्न यूरोप में जो लिस्ट है वो क्रिएट किया जाता है मेट ऑफिस के द्वारा। आयरिश और डच वेदर सर्विसेज के साथ मिलकर ये लिस्ट आपकी प्रिपेयर की जाती है। अब इसमें जनरली क्या है कि जैसे जब भी कोई बड़ा साइक्लोन आएगा तो उसका नाम रख लिया जाएगा, फिर दोबारा उसका इस्तेमाल नहीं आपका किया जाता है। तो कई बार ये होता है कि जैसे मान लो किसी दूसरे यूरोपियन देश से वो नाम लिया गया और वो नाम यूज़ कर लिया गया किसी पर्टिकुलर साइक्लोन से रिलेटेड, तो फिर वो यूके में फिर उसको दोबारा से नाम नहीं लिया जाता। बट ऐसा होगी साइक्लोन बहुत ही लेकिन कभी ऐसा हो कि साइक्लोन जो है बहुत बड़ा आ जाए, ऐसी स्थिति अगर आ जाए कि साइक्लोन बड़ा हो, तो वो तो नाम किसी ने अगर इस्तेमाल कर लिया तो दोबारा हम यूज़ नहीं कर सकते। बट अगर छोटा साइक्लोन है, लाइक स्मॉलर साइक्लोन है, पता ही नहीं चला है, तो उस नाम को दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट कॉजेज एक्सट्रीम स्टॉर्म इन यूके।
तो क्या कारण हो जाते हैं कि जो बहुत एक्सट्रीम जो आपके स्टॉर्म्स यूके के अंदर कॉज होते हैं। तो देखो कोई भी जो साइक्लोन क्रिएट होता है, तो इसको थोड़ा सा मैं बेसिक आपको बता देता हूँ। जैसे कोई भी साइक्लोन क्रिएट होता है, सपोज करो ये वाटर सरफेस है और यहाँ से जब बहुत ज़्यादा सपोज जैसे मान लो सूरज की रोशनी आपकी यहाँ पे पड़ रही है और ये सूरज की रोशनी है, और इसमें क्या है कि जो वाटर है, वाटर आपका इवापोरेट हो रहा है। इस टाइप से जो वाटर है, ये वाटर इस तरीके से इवापोरेट आपका कंटिन्यूस बेसिस में होता रहता है। जब इवापोरेट होगा तो जब वाटर जो कि लिक्विड फॉर्म में है, वो लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। लिक्विड से गैस फॉर्म के अंदर जो वाटर है वो कन्वर्ट होगा। तो जब गैस फॉर्म में आपका कन्वर्ट होता है, जब भी गैस फॉर्म में आपका कन्वर्ट होता है, तो क्योंकि लिक्विड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो इसमें हीट प्रेजेंट होती है। फिर जैसे ये वाटर वेपर ऊपर की तरफ जाएगा तो दोबारा से ये गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होता है। क्यों? क्योंकि ऊपर जैसे जैसे जाएगा तो टेम्परेचर कूल होगा। तो जब गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो हीट रिलीज होती है। अब यही हीट जब बहुत ज़्यादा जनरेट होती रहती है तो ये लो प्रेशर क्रिएट करती है, और लो प्रेशर जो है हाई प्रेशर में मौजूद जो हवाएं होती हैं ये अट्रैक्ट करती हैं। और बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ व्हाट वी कॉल इट एज कोरियोलिसिस फोर्स, इन जो ये विंड्स हैं इनकी वर्लिंग आपकी होती है, मतलब इस टाइप से ये घूमते हैं। कमेंट सेक्शन में बताओ कि जो आपके साइक्लोन्स होते हैं उनका मूवमेंट नदर्न हेमिस्फीयर में किस प्रकार से है। अब देखो विंड का जो मूवमेंट है ऑफ एयर हमारे एटमॉस्फेयर में, एयर जी इज़ फोर्स टू मूव एट डिफरेंस इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सिंपल सी बात है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे लो प्रेशर जनरेट हो रहा है, हाई प्रेशर जनरेट हो रहा है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं मूव करती हैं। तो जितना स्ट्रॉन्ग ये प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा उतना अधिक पॉसिबिलिटी आपकी रहती है विंड की मूवमेंट की। तो मान लो बहुत हाई लेवल ऑफ लो प्रेशर जनरेट होगा, हाँ, तो हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ तेज़ी से जाएंगी, ऐसी स्थिति रहती है। फिर उसके बाद क्या है कि बिकॉज ऑफ द अर्थ रोटेशन जो कोरियोलिसिस फोर्स आपका प्रेजेंट होता है उसकी वजह से ये जो वर्लिंग होती है साइक्लोन्स की वो क्रिएट होती है। तो सेम सी स्थिति अटलांटिक ओशन के अंदर भी होती है और यूके में भी सेम सी स्थिति जो है देखने को आपको मिलती है। अब इन स्टॉर्म्स की वजह से बहुत अधिक बारिश भी होना, कोई भी साइक्लोन जो बनता है उसके लिए अभी फिलहाल के लिए जो सिचुएशन होती है कि लगभग 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर और मॉइस्चर की कंटिन्यूस सप्लाई जरूरी है। ये मॉइस्चर जो होता है यही मॉइस्चर सोर्स ऑफ एनर्जी होता है साइक्लोन्स के लिए, क्योंकि मॉइस्चर का मतलब क्या हुआ कि आपका लगभग वाटर वेपर के फॉर्म में जो प्रेजेंट है, व्हाट वी कॉल इट एज वाटर वेपर के फॉर्म में ही जो पानी प्रेजेंट है जो कि एक गैस है, और जब ये दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं तो उसमें काफ़ी हीट एनर्जी रिलीज होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल लो प्रेशर के लिए होता है। सो वार्म मॉइस्ट एयर राइजेस, क्लाउड्स जो है वो फॉर्म होते हैं। तो वार्म जो मॉइस्ट एयर है वो राइज करती है, क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, और ये जो फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड है इससे भी एनर्जी का रिलीज होता है, जो मैंने अभी आपको बताया कि जैसे जैसे मान लो क्लाउड भी बनेंगे तब भी एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। सो द यूके इज़ रिनाउड फॉर बीइंग स्ट्रॉमी। क्यों ऐसा क्या है कि यूके के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसा स्ट्रॉमी कंडीशंस होती हैं। तो इसमें एक तो अभी जो हमने डिस्कस किया वो तो है ही कंडीशन है जो हाई एटमॉस्फेरिक डिफरेंसेस जो अगर क्रिएट होते हैं। इसके अलावा कहा गया कि जो जेट स्ट्रीम्स हैं, जेट स्ट्रीम बेसिकली क्या है कि जो हमारे अपर एटमॉस्फेरिक लेवल पे मतलब 8 से 11 किलोमीटर अर्थ सरफेस में ये बहुत तेज़ी से बहती हुई हवाएं हैं। इस तरीके से ये बहती हैं रॉसबाई वेव के फॉर्म में, जिसे हम रॉसबाई वेव्स बोलते हैं। रॉसबाई वेव्स के फॉर्म में जेट स्ट्रीम्स मूव करती हैं, और ये जो जेट स्ट्रीम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव करती हैं, ये एक रोल बहुत करती हैं जो कि ये जो साइक्लोन है ये साइक्लोन के क्रिएशन और इसके ट्रांसफ़र में एक बड़ा रोल रहता है। तो ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग जेट स्ट्रीम्स होती हैं। तो ये अटलांटिक ओशन से स्टॉर्म को धकेलती हैं यूके की तरफ, और काफ़ी ह्यूज जो साइक्लोन है उससे आपकी बारिश और ये सब जो है रहती हैं। इसके अलावा और भी कहा गया कि देखो जो भी साइक्लोन स्ट्रॉन्ग होता है उसके पीछे एक बड़ा फैक्टर वार्मिंग है। वार्मिंग तो अनड्यू अगर बहुत ज़्यादा वार्मिंग होगी तो उतना अधिक मॉइस्चर बनेगा, उतना अधिक सारी स्थिति रहेगी। यहाँ फिलहाल के लिए ग्लोबल वार्मिंग लगातार हो रही है, जैसे ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और इसका इम्पैक्ट जो ग्लोबल वार्मिंग का है ये वाटर या आप कह सकते हैं समुद्र के पानी में भी पड़ रहा है। तो जो कंडीशन साइक्लोन के बनने के लिए चाहिए लगभग 27 डिग्री सेल्सियस की कंडीशन वो ईजिली अवेलेबल हो जाती है। एंड बिकॉज क्योंकि ये ईजिली अवेलेबल कंडीशंस जो है हो जाती है साइक्लोन के बनने के लिए ग्लोबल वार्मिंग की वजह से,
तो पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि वो साइक्लोन और अधिक इंटेंसिफाइड आपका कंटिन्यूसली हो जाए। तो यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग, फिर उसके बाद क्लाउड्स का फॉर्मेशन, ये भी क्लाउड्स जितना बनेंगे उतना अधिक लो प्रेशर, उतना अधिक क्लाउड, उतना अधिक हीट रिलीज होगी, फर्दर लो प्रेशर क्रिएट होगा, उतना अधिक इंटेंसिफाइड साइक्लोन्स भी आपके बनते हैं। तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी क्लाउड से भी आपकी रिलीज होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एंड ये सब फैक्टर्स बेसिकली दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटेंसिफाइड साइक्लोन्स। ये सब चीज़ें पेपर में नहीं दे रखी है, मैं आपको बता दूं, इसमें रिसर्च करके मैंने कंटेंट आपके लिए क्रिएट किया। अभी एक कंसेप्ट पढ़ाऊंगा जेट स्ट्रिंग करके होता है, वो आपको ज्योग्राफी में किसी में नहीं पढ़ाया होगा। जो टीचर होंगे आपके ज्योग्राफी के, वो भी अगर उन्होंने अपने आप को अपडेट किया होगा तो ऑफकोर्स उन्होंने पढ़ाया होगा, अदरवाइज नहीं पढ़ाया होगा। तो ये सेम सी बातें जो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, वही एक बड़ा फैक्टर। अब एक टर्म आता है स्टिंग जेट्स जिसे बोलते हैं। अब स्टिंग जेट्स का एक बड़ा रोल होता है, जो कि ये फैक्ट आप हाईलाइट, अभी जो हमने डिस्कस किया हो तो ठीक है, लेकिन स्टिंग जेट्स का एक रोल होता है, उसको भी आप हाईलाइट कर सकते हो कि कैसे इन स्टिंग जेट्स दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर जो एक्सट्रीम साइक्लोनिक कंडीशंस यूके के अंदर आती है। तो स्टिंग जेट्स बेसिकली क्या है, ये जैसे ये एयर की नैरो जेट्स हैं, होता है ना, जैसे पानी, जैसे आप कभी गाड़ी धुलाने अगर आप गए होगे तो वो पानी होता है ना एक बड़ा जेट के फॉर्म में और तेज़ी से गाड़ी के ऊपर पड़ता है, ऐसे ही हवा का जेट, बहुत ही नैरो जेट जो एयर का है, जो कि ऊपर से नीचे की तरफ रहता है, लाइक ऐसे मूव करेगा, ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो आपका प्रोसीड करता है। और ये स्ट्रॉन्ग और डैमेजिंग सरफेस विंड क्रिएट कर सकता है, एक छोटे से एरिया के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड्स ये क्रिएट कर सकता है, और ये एड ऑन करता है साइक्लोन में। सो दे आर कॉल्ड स्टिंग जेट्स, क्योंकि ऊपर से फ्रॉम द टिप ऑफ द, मतलब क्लाउड के ऊपरी हिस्से से ऊपर से नीचे की तरफ जो है तेज़ी से मूव करता है, और मूव करते हुए धीरे धीरे इस टाइप से तेज़ी से मूव करेगा, लाइक अराउंड द एरिया लो प्रेशर एट द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म। तो ये बेसिकली जो स्टिंग जेट है, ये स्टिंग जेट भी एड ऑन करते हैं किसी भी साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए और उसको इंटेंसिफाई करने के लिए। तो ये एक यूनिकनेस है जो कि ये यूके में देखने को मिलता है, मतलब इस जगह पे स्टिंग जेट्स का प्रेजेंस भी एक बड़ा फैक्टर बनता है, जिस वजह से स्थिति इस प्रकार की रहती है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो एक टॉपिक और निकालकर मैं ज्योग्राफी का आपके लेकर आऊँ। ज्योग्राफी में देखो यही, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, जीसी लियोंग पढ़ ली, थोड़ी बहुत मैपिंग कर ली, तो बस ये थोड़ा सा 2 साल की न्यूज़ को आपको अच्छे से फॉलो करना है, कंटेंट को फॉलो करना है, तो यहीं से फिर मैक्सिमम टॉपिक्स आपके बनते हैं। ज़्यादातर अब जैसे मैंने आपको विद शो भी किया था, फजॉड पे जो प्रश्न आया था तो हमने कवर ऑलरेडी कर रखा था। अब यहाँ पे दूसरा टॉपिक है, यूएस के अंदर इतना अधिक ठंड क्यों है। अभी देखोगे ना पूरा फ्रीजिंग हो रखा है, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट आपको पोलर वॉर्टेक्स से रिलेटेड है। पोलर वॉर्टेक्स क्या होता है कि जैसे मान लो ये आर्टिक रीजन है, तो ये जो पोलर वॉर्टेक्स हैं, पोलर वॉर्टेक्स बेसिकली लो प्रेशर एरिया है, एंड इसमें जैसे जैसे मान लो ये लो प्रेशर एरिया है और ये हवाएं इसके चारों तरफ ऐसे ठंडी हवाएं ऐसे प्रेजेंट होती हैं, तो ये ठंडी हवाएं प्रेजेंट होती हैं और ये यहीं ट्रैप्ड रहती हैं। ये कोल्ड एयर यहाँ कंटेंट होती हैं, और इसको कंटेन करने में बड़ा रोल होता है पोलर जेट स्ट्रीम्स का। तो जैसे ऐसे ये है ना, ऐसे ये प्रेजेंट होती है, कई बार जेट स्ट्रीम वीक करती हैं और ये कोल्ड एयर्स ऐसे रिलीज हो जाती हैं, ठीक है। तो कई बार ये जो लो प्रेशर वीक पड़ गया है, जो भी रीज़न हुआ, तो कोल्ड हवाएं ऐसे नीचे की तरफ जाएंगी, नीचे तरफ जाएंगे तो ये कोल्ड इतनी ज़्यादा ठंड होती है जिससे कि अभी जो स्थिति है यूएस और इन सब में, वहाँ पे ठंडक आपका कॉज करती हैं। सो दीज पोलर वॉर्टेक्स, ये स्ट्रॉन्ग बैंड ऑफ विंड्स हैं जो कि स्ट्राटोस्फीयर में प्रेजेंट ऑलमोस्ट रहती हैं, ट्रोपोस्फीयर के ऊपरी हिस्से और स्ट्राटोस्फीयर के अंदर ये आपकी प्रेजेंट होती हैं। एंड ये स्टेबल पोलर वॉर्टेक्स है, ये डिसरप्टेड पोलर वॉर्टेक्स है। अगर डिसरप्टेड होगा तो जैसे ये जेट स्ट्रीम वीक पड़ जाएगी और ये कोल्ड एयर्स इधर प्रोसीड कर जाएंगी, इधर प्रोसीड करेंगी, और जहाँ जहाँ कोल्ड एयर्स जाएंगी वहाँ ये ठंड कॉज करेंगी। तो ये बेसिकली रीज़न है, ये पोलर वॉर्टेक्स एक बड़ा रीज़न है जिस वजह से आपका ठंडक आप कह सकते हैं बहुत अधिक है, बहुत ज़्यादा ठंड है यूएस के अंदर। यही सारे पॉइंट्स जो हैं आपके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो कई बार ये लो प्रेशर फुल ऑफ आर्टिक एयर दे कैन वीकन एंड ट्रैवल इट्स यूजुअल पोजीशंस। कई बार ये नीचे की तरफ मूव कर जाती हैं कोल्ड एयर एंड दे कैन कॉज एक्सट्रीम कोल्ड विंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, टैक्स कंट्रीब्यूशन बाय द स्टेट्स नीड्स टू बी रीविजिटेड। ये एक अच्छा टॉपिक है। यहाँ पे ये देखो पॉलिटी का टॉपिक हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं,
और इकोनॉमी दोनों चीज़ों का, दोनों के अंदर ये हम जो भी डिस्कशन उसको इंक्लूड कर सकते हैं। देखो इतने ज़्यादा टॉपिक्स होते हैं, इनको पढ़ना, समझना, स्लाइड्स बनाना, तो मान लो वन लाइनर करंट अफेयर्स है तो वो तो जल्दी से हो जाता है, तो इसको फिर रिकॉर्ड करना फिर अपलोड करना, इसलिए थोड़ा समय लग जाता है। तो आई होप आप लोग इसको थोड़ा सा कंसीडर करेंगे, क्योंकि हम लोग कंटेंट को ज़्यादा प्रायोरिटी में रख रहे हैं और दूसरे फैक्टर्स के बजाय, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा, क्योंकि इस वजह से थोड़ा सा समय लग जाता है। चलो यहाँ पे पॉलिटी और इकोनॉमी का ये टॉपिक है, और इस टॉपिक को थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, कंटेक्स्ट दे दूंगा, फिर उसके बाद आप लोग जो भी चीज़ें इस पर मेंशन्ड है उसको इजीली समझ सकते हैं। पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। तो एक तरफ आपके पास सेंटर है और दूसरी तरफ स्टेट्स हैं। कई सारे जो आपके स्टेट्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक देयर आर सो मैनी स्टेट्स। जो स्टेट्स हैं, मान लो ये स्टेट 1 है, ये दूसरा स्टेट है, ये स्टेट 2 है। तो अभी फ़िलहाल के लिए जो अरेंजमेंट क्या होता है कि जैसे जो भी पैसे सेंटर के द्वारा कमाए जाते हैं, कमाए इन द सेंस टैक्स के माध्यम से, मान लो जीएसटी है और बहुत सारे सोर्सेस हैं, तो वो डिविजिबल पूल का हिस्सा होते हैं, डिविजिबल पूल का हिस्सा होता है। और डिविजिबल पूल का जो अमाउंट हिस्सा होता है उसमें बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एज पर आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन, जैसे अभी 16th फाइनेंस कमीशन का गठन किया गया है, तो बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन जो पैसा है वो स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो सेंटर से स्टेट के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको बोलते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और स्टेट्स के बीच में जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन के डायमेंशंस होते हैं उसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन बोलता है, हॉरिजॉन्टल, ये शब्द याद रखना। तो कई सारे ऐसे फॉर्मुलेशन है। देखो डिबेट क्या चल रही है, जो इसमें चर्चा चल रही है वो ये है कि मान लो जो भी स्टेट्स हैं, अब एक स्टेट है मान लो तमिलनाडु है या केरला है, तो अब ये तो स्टेट्स का कंट्रीब्यूशन, अगर इन स्टेट्स की जीडीपी बहुत है, इनका कंट्रीब्यूशन टैक्स की बात करें तो बहुत हाइयर है कंपैरिजन टू द स्टेट जिनकी पॉपुलेशन बहुत अधिक है, यूपी बिहार है, इनका कंट्रीब्यूशन टैक्स में वो बहुत लेस है इन कंपैरिजन टू दीज स्टेट्स। तो ऐसी स्थिति में जो शेयर है वो शेयर ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो टैक्स में आप कंट्रीब्यूट तो कर रहे हो, जैसे मैंने, आपने, हम 4-5 लोगों ने, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, हमने एक पैसा इकट्ठा किया 1 लाख रुपए, और उसमें मैंने मान लो कंट्रीब्यूट किया 30,000, आपने 30,000 दिया, और एक ने जो है 5-5 हज़ार रुपये कंट्रीब्यूशन किया। तो जो अगर 30,000 हमने कंट्रीब्यूट किया तो हमें ये भी होगा कि चलो बेनिफिट भी हमें उसी हिसाब से मिले। तो स्टेट से कहते हैं कि देखो हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उसकी वजह से आपको फ़ायदा है, टैक्स में हम कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, लेकिन जो हमें ग्रांट में जो पैसा हमें मिल रहा है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के तहत स्टेट्स को जो मिल रहा है, ऐसे जो स्टेट्स हैं जो एफिशिएंट हैं टैक्स कंट्रीब्यूशन में, वो अमाउंट उनको उतना नहीं मिल रहा है, रादर देन उनको ज़्यादा अमाउंट मिल जाता है जिनका कंट्रीब्यूशन इतना अधिक नहीं है, क्योंकि हम उन इंडिकेटर और क्राइटेरिया को जो यूज़ कर रहे हैं, जैसे मान लो पॉपुलेशन है क्राइटेरिया, हम यूपी बिहार में पॉपुलेशन बहुत है तो उनको ज़्यादा पैसा मिल जाएगा इन कंपैरिजन टू द स्टेट्स जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी बेटर है। तो इसको कंटेक्स्ट में लेके इन्होंने जो है डिस्कशन किया है। तो इस पर इन्होंने काफ़ी अच्छी बातें कही, जैसे फाइनेंस कमीशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो फार्मूला है उसको किस तरीके से रखा जाए, हर स्टेट्स का जो शेयर है यूनियन टैक्स में, और वो किस तरीके से रखा जाए, कितना अमाउंट जो स्टेट्स को असाइन किया जाए, क्या क्या फैक्टर्स होंगे जो कि डिसाइड और डिटरमाइन करेंगे इस फार्मूला को। तो पहली चीज़ ये है कि जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन है, सम स्टेट्स हैव बीन आर्ग्यूइंग, मतलब कई स्टेट्स ऐसा कह रहे थे कि जो कंट्रीब्यूशन है उनका जो यूनियन टैक्स रेवेन्यू में वो हायर है, जो मैं भी आपको कह रहा हूँ, लेकिन जो पैसा उनको मिलना चाहिए यूनियन टैक्स रेवेन्यू का वो उनका इतना अधिक उनको नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पे एक आ गया कि इक्विटी एफिशिएंसी इन टैक्स रेवेन्यू ट्रांसफ़र, ये बहुत ज़रूरी है। 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो फाइनेंस कमीशन अभी जो गठित हुई उनको देखना पड़ेगा। पहला कि कितना प्रपोर्शन है यूनियन टैक्स रेवेन्यू का जो कि स्टेट्स को असाइन किया जाएगा, उसको रिकमेंड करना, और उसके लिए जो फार्मूला होगा या डिस्ट्रीब्यूशन जो क्राइटेरिया यूज़ होगा वो किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, जो शेयर है हर स्टेट्स का वो कितना होगा और उसके लिए क्या बेसिस आपका होगा। 2000 तक क्या था, जो 10th फाइनेंस कमीशन है, जो स्टेट शेयर है वो रिस्ट्रिक्ट किया गया था ओनली टू पर्सनल इनकम टैक्स और यूनियन एक्साइज ड्यूटी। आफ्टर दैट ऑल सेंट्रल टैक्स रेवेन्यूज वेयर पूल्ड एंड स्टेट शेयर्स वेयर डिसाइडेड। मतलब पहले जो स्थिति थी कि कितने अमाउंट को जो सेंटर के पास आ रहा है, जैसे पहले ये था कि जो पर्सनल इनकम टैक्स से पैसा केंद्र के पास आ रहा है या यूनियन एक्साइज ड्यूटीज़ के माध्यम से जो पैसा आ रहा है
वही पैसा जो इकट्ठा हो रहा वही स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। लेकिन बाद में अब जितने भी सेंट्रल टैक्स रेवेन्यू हैं उनको साथ में लेके डिविजिबल पूल का हिस्सा बना के और स्टेट्स के साथ वो बेस्ड ऑन फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन उसको जो फार्मूला होता है उस बेसिस में शेयर किया जाता है। सेकेंड टास्क जो है फाइनेंस कमीशन का वो है कि डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला लेकर आना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला क्या लेकर आया जाए, और डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला में इक्विटी के प्रिंसिपल को भी फॉलो करना और एफिशिएंसी को भी देखना। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि आपको इक्विटी भी मेंटेन रखना है और एफिशिएंसी भी। अब जैसे मान लो अगर किसी स्टेट के द्वारा कंट्रीब्यूशन बेटर है तो बस उसको नुकसान इस चीज़ का नहीं होगा कि उसका कंट्रीब्यूशन बेटर है तो वो एफिशिएंट भी है, बट क्योंकि उसके यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है या कंडीशंस बेटर है इस वजह से उसको नुकसान हो रहा है। तो वो थोड़ा सा एफिशिएंसी वाली प्रिंसिपल को भी फॉलो करना और इक्विटी मेंटेन करके रखना कि किसी को ज़्यादा दे दिया किसी को कम दे दिया ऐसा कोई चीज़ नहीं रखना चाहिए। तो इक्विटी स्टिपुलेट दैट जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू स्कार्स स्टेट और स्टेट्स विथ हायर एक्सपेंडिचर गेट्स लार्जर शेयर ऑफ द यूनियन टैक्स रेवेन्यू देन अदर। तो इस इक्विटी की अगर बात किया जाए, ऐसे स्टेट्स जहाँ पे रेवेन्यू इतना अधिक जनरेट नहीं हो रहा है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है इस कंटेक्स्ट में, तो उसको ऐसे स्टेट्स को थोड़ा प्रायोरिटी में रखना है। एफिशिएंसी, ऐसे स्टेट्स जो कि रेवेन्यू कलेक्शन में जिनका रोल ज़्यादा है तो उनको हायर थोड़ा सा प्रायोरिटी प्रोवाइड करना। तो मेनली जो डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला क्रिएट किया जाएगा या जो डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला होना चाहिए उसमें इन दोनों को बैलेंस करना है। तो अभी आपको ये देखा जाए कि प्रश्न आपके लिए फ्रेम हो सकता है इक्विटी और एफिशिएंसी को लेके। तो यहाँ पे एक तरफ इक्विटी है दूसरी तरफ एफिशिएंसी पार्ट है, दोनों के बीच का जो बैलेंस है वो मेंटेन करके जो है वो चलना पड़ेगा। आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो उसी चीज़ को 16th फाइनेंस कमीशन को कंसिडर करना पड़ेगा। तो स्टेट्स जिसमें लार्ज वॉल्यूम है इनकम टैक्स रेवेन्यू का हैव बीन कलेक्टेड आर्गुड कि उन्हें ज़्यादा असाइन होना चाहिए टैक्स कलेक्शन में क्योंकि उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा है। तो इनका देखो कहना क्या है कि जैसे जब आप फार्मूला क्रिएट करो डिस्ट्रीब्यूशन में तो उसमें एक जो ये टैक्स कलेक्शन वाला इंडिकेटर भी रखना चाहिए। तो उस टैक्स कलेक्शन वाले इंडिकेटर में जो कंट्रीब्यूशन जो हायर करेगा तो वो इंडिकेटर अगर आप कंसीडर करोगे तो इनको बेनिफिट हो जाएगा। तो मतलब एफिशिएंसी को आप इसमें कंसीडर कर लोगे। सो टैक्स कंट्रीब्यूशन इज एन एफिशिएंसी इंडिकेटर बिकॉज अ स्टेट लेवल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर डिसाइडेड्स टैक्स कंट्रीब्यूशन। तो ये अगर आपने टैक्स कंट्रीब्यूशन वाले एंगल को या इंडिकेटर को कंसीडर किया कि अच्छा टैक्स जो कंट्रीब्यूशन है उस क्राइटेरिया के बेसिस में पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन होना है, तो ये अपने आप ही इनडायरेक्ट तरीके से जो एफिशिएंसी है उसको हम कंसीडर करने लग जाएंगे। फाइनेंस कमीशन ने असाइन किया है 10 से 20% एफिशिएंसी इंडिकेटर को ही कंसीडर किया। मतलब अगर इंडिकेटर देखा जाए सारे इंडिकेटर को कंसिडरेशन में देखा जाए तो 10 से 20% ही एफिशिएंसी इंडिकेटर्स को कंसीडर किया गया। पॉपुलेशन सबसे मेजर रहता है क्योंकि पॉपुलेशन के बेसिस में स्टेट्स का खर्चा होता है, उसे 80 से 90% का वेट आपका दिया गया है। फर्स्ट जो 7 फाइनेंस कमीशन है देखा जाए तो उसमें देखा इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग रेवेन्यू फ्रॉम यूनियन एक्साइज ड्यूटी एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन वाज बेस्ड ऑन पॉपुलेशन और अदर इंडिकेटर ऑफ एक्सपेंडिचर्स जैसे एरिया पर कैपिटा इनकम, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन कितनी है। तो ये चीज़ क्या है कि जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन पैसों का हो रहा है सेंटर से स्टेट्स के बीच में तो उसमें जनरली ऐसे क्राइटेरियाज को जो है कंसीडर किया जाता है जो कि थोड़ा इंक्लाइंड है टुवर्ड्स इक्विटी, और एफिशिएंसी को थोड़ा कंसिडरेशन आपको कम मिला। जैसे पॉपुलेशन कितना है, खर्चा कितना है, SC/ST की पॉपुलेशन कितनी, पर कैपिटा इनकम कितना है। तो देखो यही बार बार डिमांड यही हो रही है कि आप क्या करो कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है या फिर आप कह सकते हैं कि ये जो कंट्रीब्यूशन है या टैक्स कलेक्शन वाला इंडिकेटर इंक्लूड कर लेना है जो भी हम डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला क्रिएट करेंगे। और अगर हमने इसको इंक्लूड कर लिया तो अपने आप ही जो ऐसे स्टेट्स हैं जिनका कंट्रीब्यूशन हायर है उनको ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट आपको मिल जाएगा। तो 10th फाइनेंस कमीशन हैज़ रिकमेंडेड सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला इनकम टैक्स और यूनियन एक्साइज ड्यूटी दोनों का। जैसे इसमें अभी ये था कि यूनियन एक्साइज ड्यूटी की से जो रेवेन्यू कलेक्ट किया गया था यूनियन एक्साइज ड्यूटी से, तो जितना भी जो एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पूरा
बेस्ड था पॉपुलेशन और दूसरे जो इंडिकेटर्स हैं उनके, मतलब यूनियन एक्साइज ड्यूटी से जो पैसा कलेक्ट किया गया तो उसको ये जो इक्विटी वाले एस्पेक्ट को ध्यान में रखा गया, जैसे पॉपुलेशन किसकी कितनी है और दूसरे है कि कितना एरिया है, किस जगह पे है, SC/ST की पॉपुलेशन कितनी है, इन चीज़ों को देखा गया। 10th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला, चाहे वो इनकम टैक्स हो या यूनियन एक्साइज ड्यूटी हो। फाइनेंस कमीशन हैव ऑलवेज फेवर्ड असाइनिंग मोर देन 75 वेट टू द इक्विटी इंडिकेटर्स। तो ये थोड़ा सा समझना, इक्विटी इंडिकेटर्स जैसे मैंने बार बार कहा कि ऐसे स्टेट्स जिसमें रेवेन्यू स्कार्स है और खर्चा ज़्यादा है तो उसको आपका उस कंसिडरेशन को देखना। 2000 में फार्मूला फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पूल्ड सेंट्रल टैक्स रेवेन्यू इंक्लूडेड टैक्स एफर्ट एंड फिजिकल डिसिप्लिन एज एफिशिएंसी इंडिकेटर विथ वेट अराउंड 15%। तो यहाँ पे 2000 के बाद से कुछ चेंजेस आपको देखने को मिले, और फिजिकल डिसिप्लिन मतलब एक रैशनल वे में खर्चा करना, और जो टैक्स कलेक्शन में एफर्ट है उसको भी अप्रिशिएट करते हो तो उसको वेटेज लगभग 15% का आपका दिया गया। सो टैक्स एफर्ट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ओन रेवेन्यू ऑफ द स्टेट टू इट्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब आपकी GDP कितनी है और आपने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, उस बेसिस में जो टैक्स एफर्ट है उसको कैलकुलेट जो है वो किया गया, और कितना रैशनली जो है आप खर्चा करते हो आपका फिजिकल डिसिप्लिन के अंदर। तो इसको वेटेज लगभग 15% का प्रोवाइड किया गया आफ्टर 2000। 15th फाइनेंस कमीशन की बात करें तो जो डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला रखा गया उसमें जो वेट है वो 2.5% के लिए रखा गया। जो टैक्स एफर्ट के लिए जो वेट रखा गया दैट इज अराउंड 2.5%, जो अभी हमने देखा टैक्स मतलब टैक्स कलेक्शन और इस सब में। और जो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है एन इंडिकेटर ऑफ एफिशिएंसी इन पॉपुलेशन कंट्रोल, उसे वेट 12.5% रखा गया। मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल में जो एफर्ट किए गए हैं, स्टेप्स लिए गए हैं, मान लो अब सदर्न स्टेट्स ये भी कहते हैं कि हम फैमिली प्लानिंग और इन सब पे भी फोकस करते हैं जिससे हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा ना बढ़े, लेकिन कुछ स्टेट्स में पॉपुलेशन इन सारी कंट्रोल पे फोकस नहीं किया जाता, फिजिकल डिसिप्लिन पे फोकस नहीं किया जाता, टैक्स एफर्ट पे फोकस नहीं किया जाता, बट उनको ज़्यादा फायदा हो जाता। तो जो 15th फाइनेंस कमीशन में भी देखो टैक्स एफर्ट को भी वेटेज दिया गया और ये जो एफिशिएंसी है पॉपुलेशन कंट्रोल को उसको भी वेटेज दिया गया। तो टोटल ये दोनों मिला के 15% हो गए। लेकिन रिमेनिंग जो 85% है जो कि जिनमें इक्विटी इंडिकेटर्स जैसे पर कैपिटा इनकम, पॉपुलेशन 2011 सेंसस के बेसिस पे उसको कंसीडर करके और फिर पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो यही जो मतलब जो दूसरे स्टेट्स हैं वो इसी चीज़ को थोड़ा सा अपोज करते हैं। उनका यही कहना है कि हमारा टैक्स एफर्ट पे इतना रोल है तो हमारा भी से थोड़ा सा हायर होना चाहिए। अब यहाँ पे दो रिलेटिव कंट्रीब्यूशन, एक तो GST रेवेन्यू है, दूसरा पेट्रोलियम कंजम्पशन ऑफ द स्टेट्स है। एंड यहाँ पे इनका कंट्रीब्यूशन भी इस समय अगर देखा जाए तो दैट इज़ हायर, मतलब पेट्रोलियम कंजम्पशन से जो पैसा आ रहा है GST के माध्यम से पैसा आ रहा है, ये डिविजिबल पूल का हिस्सा होता है और इसको प्रॉपर शेयर करना। फिर उसके बाद 16th फाइनेंस कमीशन की बात करें तो यहाँ पे अभी जो कॉन्स्टिट्यूट की गई है तो अब इन्हें थोड़ा सा देखना है कि किस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला लेकर आते हैं जिसमें जो वेटेज है एफिशिएंसी का उसको इम्प्रूव करें, कितना इंक्रीज़ करते हैं, एफिशिएंसी पे ज़्यादा फोकस रहता है। जैसे 15% के आसपास एफिशिएंसी को जो है 15th फाइनेंस कमीशन के अंदर रखा गया था, तो अब 16th फाइनेंस कमीशन के अंदर उसको कितना रखा जाता है, तो ये थोड़ा सा देखने वाली बात रहेगी। और किस तरीके से मान लो कुछ चेंजेस करते हैं या पुराना जो फॉर्मूला है उसी बेसिस पे ही चीज़ों को किया जाता है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको कर दिया है, इंक्लूड कर लिया, आपको ध्यान रखना है। अब इतने ज़्यादा आर्टिकल्स आते हैं, आप ये मानो कि ये सब आर्टिकल्स को पढ़ना, समझना, फिर पढ़ाना भी। अब इनको अगर मैं एक एक करके समझाऊं तो एक आर्टिकल को समझाने में 1 घंटा लग जाएगा। अगर आप एक लाइन टू लाइन समझाना पड़ जाए ना तो लगभग 1 घंटा का समय मान लो लग जाए, जैसे जिसको थोड़ा बहुत भी ज़्यादा आइडिया नहीं है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, फायर्ड अप एंड प्लग्ड इन। ये एक टॉपिक आपका फ्रेम हो जाता है। तो ये टॉपिक बेसिकली एनर्जी ट्रांजिशन के कंटेक्स्ट में आ जाता है। ठीक है, एनर्जी ट्रांजिशन मतलब जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि हम नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं, तो ये जो एनर्जी ट्रांजिशन है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो थोड़ा सा देखा, खास तौर से थर्मल पावर प्लांट्स की बात की उसके कंटेक्स्ट में हम। तो यहाँ पे कहा गया, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आप ये कहो कि हम एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ जा रहे हैं, अब एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ अगर आप जा रहे हो कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम जाना चाहते हैं, अब कह दें कि कल से हम रिन्यूएबल एनर्जी इस्तेमाल करेंगे, तो ये इतना पॉसिबल नहीं, क्योंकि देखो जिस तरीके से अभी जो स्थिति है उसमें जो डिमांड है
इलेक्ट्रिसिटी और इन सब की तेज़ी से बढ़ती चली जाएगी और उसको तुरंत रिन्यूएबल एनर्जी उस डिमांड को मीट नहीं कर सकते हैं। तो फिलहाल मेजर कंट्रीब्यूशन अराउंड 55 to 60% वो थर्मल पावर प्लांट्स का है। और अगर एनर्जी की डिमांड मीट करनी है तो कहा कि कई बार जाता है कि जो ऑलरेडी जो नॉन वर्किंग थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनको हमें फंक्शनल करना पड़ेगा। ऑल दो एफिशिएंसी हम इम्प्रूव करें या ऐसी टेक्नोलॉजी हम लेकर आएँ जिसमें कार्बन का एमिशन कम से कम हो। तो कोल बेस्ड जो पावर प्लांट्स अक्रॉस इंडिया unplanned outage and we are not called on to generate power during top 10 peak demand days। अब यहाँ पे कहा गया कि एग्जिस्टिंग जो प्लांट्स हैं दे कैन मिटिगेट द नीड फॉर इन्वेस्टमेंट। मतलब जैसे अभी फिलहाल के लिए जो स्थिति रहेगी क्योंकि डिमांड तो बढ़ती जाएगी लगातार। अब ऐसी स्थिति में जब क्योंकि डिमांड बढ़ती जाएगी तो फिलहाल जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो उस इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड को मीट कर सकते हैं क्योंकि अभी आप तुरंत इन्वेस्ट करके रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ नहीं जा रहे हो। तो यहाँ पे प्रॉपर डिमांड कितना उसका प्रॉपर फॉरकास्टिंग करना, फिर हमें देखना कि ठीक है इतने डिमांड का इतना हिस्सा रिन्यूएबल से आ सकता है, इतना हिस्सा हम थर्मल पावर प्लांट से जनरेट कर सकते हैं, या अगर प्रॉपर फॉरकास्टिंग होगी तो हम उसको मीट कर सकते हैं। फिर फ्लेक्सिबिलिटी कोल फ्लीट में, अब इसमें जो इंटीग्रेट करना मोर रिन्यूएबल एनर्जी इनटू द ग्रिड। अगर ये भी तो जरूरी है कि जैसे मान लो कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस आप कर रहे हो रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से उसको इंटीग्रेट करना ग्रिड में। ग्रिड से ही सभी जगह जो इलेक्ट्रिसिटी है या जो एनर्जी है उसका ट्रांसमिशन आपका हो सकता है। तो दिस कैन बी डन बाय मेकिंग आवर एग्जिस्टिंग कोल प्लांट्स मोर फ्लेक्सिबल। उनका जो मिनिमम पावर लोड है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। पावर लोड जो है कितना प्रोड्यूस आपको करना है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। फिर आपका जो इंसेंटिवाइज करना पेमेंट फॉर स्टोरेज सर्विसेज बियॉन्ड द सप्लाई ऑफ एनर्जी यूनिट। तो ये भी है कि जो स्टोरेज सर्विसेज हैं उसके लिए भी पेमेंट प्रोवाइड करना। जैसे मान लो अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो यहाँ पे अगर हम ये चाह रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी मेजर डिमांड को फुलफिल करे तो वो आपको स्टोर भी करना पड़ेगा कि जब कई लार्ज अमाउंट, क्योंकि देखो रिन्यूएबल एनर्जी हमेशा तो अवेलेबल नहीं रहेगी ना। तो अगर आप जनरेट कर रहे हो तो उसको स्टोर भी करना पड़ेगा। और अगर रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट नहीं भी हो रही तो जो थर्मल पावर प्लांट के से एनर्जी जनरेट हुई है तो बैकअप के लिए आपको एनर्जी स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा मतलब एनर्जी स्टोरेज सिस्टम एफिशिएंट डेवलप करना ये भी एक बड़ा चैलेंज हम कह सकते हैं जरूरी है। फिर हमें इंडिजिनस सप्लाई चेन फॉर बैटरी स्टोरेज एंड रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी। तो ये भी है कि हम जो भी सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, मान लो बैटरी स्टोरेज है जहाँ पे जैसे सपोज करो कि सोलर एनर्जी है तो सोलर लाइट आपकी एक बैटरी के अंदर स्टोर रहेगी, फिर उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आज भी ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। तो रिन्यूएबल एनर्जी की टेक्नोलॉजी इन्हांस करना, हम अपने देश के अंदर ही उसको डेवलप कर सकें। फिर जो सप्लाई चेन है बैटरी स्टोरेज का उसको हम इंडिजिनाइज करना, अपने देश में ही चीज़ें प्रोड्यूस आपकी हो सके। तो इससे क्या होगा, रिन्यूएबल एनर्जी या फिर एनर्जी ट्रांजिशन में बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होंगी, वैल्यू एडिशंस भी आपके होंगे। और फिलहाल के लिए फिर हम सेल्फ रिलायंस अगर हम अचीव करेंगे तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल आपकी रहेगी। अभी फिलहाल जैसे देखा जाए ग्लोबल स्टेज का फोकस क्या है, डीकार्बनाइजेशन की तरफ है। डोमेस्टिक एनर्जी सिक्योरिटी विल ड्राइव पॉलिसी मेकर फोकस एंड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो अभी ग्लोबल स्टेज में फोकस क्या है, ग्लोबल स्टेज में जैसे मान लो यूके यूरोप के अंदर कह दिया गया कि हम इस समय तक कार्बन न्यूट्रलिटी लेकर आएंगे, नेट जीरो एमिशन लेकर आएंगे। बट अभी डेवलपिंग देश लाइक इंडिया, कंट्री लाइक इंडिया वो इतना तेजी से नहीं है। ऑल्दो अभी के लिए, क्योंकि हमने भी टारगेट तो रखा ही कि 2070 तक हमें भी नेट जीरो एमिशन की तरफ प्रोसीड करना है। हमने भी कई टारगेट जो INDs के इंटेंडेड नेशनली जो डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है उसमें भी हमारे गोल्स हैं, उनको मीट करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ वो धीरे धीरे इंक्रीज जरूर से होगा। सो जैसे जैसे मान लो रिन्यूएबल एनर्जी की प्राइसिंग रिड्यूस होगी, स्टोरेज प्राइजेस जो है वो रिड्यूस आपके होंगे, तो धीरे धीरे फिर हम जो ये कन्वेंशनल पावर्स हैं उससे प्रोसीड करके रिन्यूएबल की तरफ जाएंगे। और अगर मान लो एनर्जी अफोर्डेबल होती है, मतलब अफोर्डेबल इन द सेंस कि उसकी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस होती है, तो अपने आप जो एनर्जी ट्रांजिशन स्मूथ होगा। लेकिन फिलहाल के लिए ये चीज़ें इतनी आसान आपकी नहीं होंगी। चलो क्वेश्चन देख लो, एक्सप्लेन द रोल ऑफ जेट स्ट्रीम इन क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन में जेट स्ट्रीम का क्या भूमिका है, स्पष्ट आपको करना है। कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। डिटेल कोर्स करंट अफेयर्स का मैंने लॉन्च कर दिया है, अगर आप 24 की तैयारी कर रहे हैं तो तभी ज्वाइन करना है। और अगेन ये रिपब्लिक डे सेल चले जिसमें टोटल 30% ऑफ है, तो इसमें आपको 1000 प्लस क्वेश्चन भी मैं प्रैक्टिस के लिए दूंगा, प्लस ये सारे जो डिटेल्ड डिस्कशन प्रॉपर क्लासेस होंगी, 2 साल के जो भी करंट अफेयर्स के टॉपिक्स है वो मैं आपको कवर करूंगा। मोर देन 50 to 60 लेक्चर्स इसमें होंगे,
ठीक है। तो ये डाउनलोड करें सौरभ पांडे CSE ऐप, वहाँ पे आप कर सकते हैं। जो फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स हैं उन्हें आपको 30% का ऑफ रहेगा अभी रिपब्लिक डे तक, उसके बाद ये अमाउंट रिड्यूस मतलब ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, आपको मेंटरशिप प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनना है, वो जो था मैंने आपको समय दिया था, अब आप ना ज्वाइन करें, क्योंकि अब क्योंकि ट्यूनिंग चली गई है, 5 क्लासेस भी हो गई हैं, तो अब आप लेट ज्वाइन ना करें, ऐसा मैं कहूँगा आपको। सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर आपको ये सब कोर्सेस अवेलेबल हो जाएंगे, और इस सेशन का PDF भी आपको सौरभ पांडे UPSC टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएंगे। तो देखो इतने ज़्यादा टॉपिक्स होते हैं ना कि इनको पढ़ना, फिर उसके बाद पूरा कंटेंट क्रिएट करना आपके लिए तो समय लग जाता है। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को समझें, कंटेंट आपको अच्छा मिले, ऐसा मेरा रहता है। कई बार ये भी आपको लग सकता है कि सर थोड़ा आप जल्दी से पढ़ा देते हो। अब मान लो मैं अगर पढ़ाने भी जाऊँ तो साइक्लोन को ही पढ़ाने में मुझे 1 घंटा लग जाएगा, बट अगर मैं 4 घंटे में पेपर पढ़ाऊँगा आपको, तो फिर आप दूसरी चीज़ें कब करोगे। तो कई बार ऐसा कोई डाउट हो, कुछ हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो लेकिन रहता है कि टू द पॉइंट डिस्कशन रहे और चीज़ें आपको समझ में आए कि अच्छा ये कंटेंट है इसके अंदर, और स्टैटिक में चीज़ें अगर आप पढ़ते रहते हैं तो ये ईजिली आपको चीज़ें और अधिक समझ में आ रही होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।